अभी आप लोग का प्रमास बुक के लिए कंटेंट तैयार हो रहा है, ठीक ना। प्रमास बुक बहुत जल्दी आप लोग का छप के आ जाएगा। इसके बाद आप लोग खरीदिएगा, ठीक ना। तो उसके लिए कंटेंट जो होता है वो तैयार हो रहा है, ठीक ना। जो VVI क्वेश्चन होता है बाबू, जो केस क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, उसी को तैयार किया जा रहा है। तो उसी में हमारा टाइम लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसके लिए बाबू क्षमा चाहेंगे, 1-2 दिन के बाद आप सभी का डाउट क्लियर कर देंगे। आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। सिलेबस पीछा नहीं है रे बाबू, सिलेबस कौन तुमको कह दिया पीछा है? सिलेबस ठीक है, ठीक ना। सिलेबस की तुम चिंता नहीं करो, ठीक ना। तुम छोड़ो सिलेबस का चिंता, तुम हम पे छोड़ो ना यार। तुम सिलेबस की चिंता काहे कर रहे हो? है भाई, तुम सिलेबस की चिंता मत करो। तुम्हारा सिलेबस इतना तेजी से खत्म होगा ना, तुम्हारा सिलेबस खत्म करने का टाइम अक्टूबर तक है, ठीक ना। इसके लिए तुम अक्टूबर में हमको बोलना, अगर सिलेबस नहीं खत्म तुम्हारा होगा तब तुम हमको बोलना। अभी नहीं बोलो बाबू, ठीक ना। अभी अच्छा नहीं लगता है, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज बाबू आपका दूसरा क्लास है। ये जो आपका समांतर श्रेणी चैप्टर है, 5वां चैप्टर। ये बाबू मैथ का आपका 5वां चैप्टर है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं बाबू। इसका आज दूसरा क्लास है। आइए हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के सवाल को करेंगे बाबू। एक्सरसाइज 5.1 के सवाल को करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सवाल से। यहाँ पे आपका पहला सवाल आ चुका है बाबू। प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल आ चुका है आपके सामने। कहता है निम्नलिखित स्थितियों में बाबू, कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों? बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा सवाल यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो AP सूची में है, मतलब AP सीरीज में है, ठीक ना। मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। उसी को आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखा जाए बाबू। पहला का पहला सवाल को कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए बाबू किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो बाबू यहाँ पे आपको देखना है ये सवाल के अकॉर्डिंग यह AP में है कि नहीं है, यही आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप बाबू यहाँ पे क्या दिया गया है आप लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे हमें। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बाबू? प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 1 किलोमीटर लिख देते बाबू यहाँ पे। 1 किलोमीटर का किराया कितना है सवाल में? मीटर का, या 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है बाबू? किराया कितना है? तो आप कहेंगे सर जल्दी से बताएंगे बाबू कितना है। इसको आप A1 मान लेंगे। A1 कितना है बाबू? जल्दी से बताइए। 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। यहाँ पे देखिए कहता है ना यहाँ पे सवाल में, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। यहाँ पे आप 15 रुपया लिखिएगा। इसके बाद अगर हम आपसे बोले कि 2 किलोमीटर के लिए किराया बताइए कितना होगा? 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? और 2 किलोमीटर है बाबू, यहाँ पे आप लिखेंगे A2, ठीक ना। 2 किलोमीटर के लिए आपसे अगर बोला जाए किराया कितना होगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? अपनी सर पहला 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और सवाल में कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बाबू यहाँ पे टोटल 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आप प्लस 1 किलोमीटर तब ना 2 किलोमीटर हुआ बाबू। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया है। और अतिरिक्त बाबू, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? यहाँ पे कहता है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? तो 8 रुपया है। तो बाबू इसके लिए किराया कितना होगा? इस किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? 8 रुपया। तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर का? 23 रुपया हो जाएगा। बताओ बाबू टोटल किराया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 27 रुपया हो जाएगा। समझ में आया बाबू? बताओ यहाँ पे समझ में आया? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपया। तो 2 किलोमीटर का किराया निकालना है बाबू। तो 2 किलोमीटर कितना होगा? 1 किलोमीटर बढ़ गया, ये तो पहला किलोमीटर का हुआ, और 1 किलोमीटर बढ़ रहा है बाबू। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। तो 1 बढ़ रहा है तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। आया समझ में? बताओ आया समझ में? नेटवर्क फंस रहा है क्या? एक बार देख लेना बाबू, कट करके क्लास ज्वाइन करो ना, कट करके क्लास ज्वाइन करो बाबू। आज आप लोग को एक चीज भी देंगे, ठीक ना, लास्ट में दे देंगे। चलो बाबू एक बार आप लोग कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा आप मुझे बताना, आप 3 किलोमीटर जाएंगे। 3 किलोमीटर को हम ऐसे लिखते हैं बाबू, देखो 1 + 1 + 1, इस प्रकार हम 3 किलोमीटर को लिखते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है? 1 + 1 + 1 मतलब कितना? 3 है बाबू। ये कितना है? 3। तो बाबू पहला किलोमीटर का क्या है किराया? 15 रुपया। आपके सर पहला किलोमीटर का 15 रुपया है। और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है बाबू? देखिए पहला को छोड़ के अतिरिक्त यहाँ पे 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, तो इसका किराया कितना रुपया? 8 रुपया। और इसका भी किराया कितना हो गया? अतिरिक्त है तो ये भी 8 रुपया। तो टोटल 3 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 15 कितना? 16 15
तो 31 रुपया हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 किलोमीटर किराया निकालेंगे बाबू तो 2 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे, ये हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा बाबू, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहला किलोमीटर किराया कितना रुपया है सवाल में, 15 रुपया बाबू। और अतिरिक्त किलोमीटर मतलब एक को, मतलब पहला को छोड़कर अब जो भी किलोमीटर आएगा बाबू आगे उसका किराया 8 रुपया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का 8 रुपया हो जाएगा। पहला किलोमीटर का सिर्फ 15 रुपया है, इसके बाद जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा बाबू उसका किराया 8 रुपया के हिसाब से जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे टोटल 2 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। अब आया समझ में, जल्दी से बताओ, अब आया समझ में, जल्दी से बताएंगे बाबू। आई एम न्यू स्टूडेंट, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, सही। शीशांत कुमार जी, चलिए बाबू आया समझ में। अगर एक बार अगर आ गया समझ में बाबू तो यस जरूर आप लोग टाइप कर देंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आप सभी को समझ में आ गया। तो बाबू 2 किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे हम लोग 15 + 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 15 + 8 लिख देंगे। मतलब हम लोग का यहाँ पे 23 रुपया किराया हो जाएगा। 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा बाबू, 23 रुपया। इसी प्रकार 3 किलोमीटर के लिए किराया निकालेंगे बाबू कितना, तो यहाँ पे A3 आप लिखेंगे, ठीक ना। तीसरा किलोमीटर के लिए निकाल बाबू 3 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A3। अब यहाँ पे देखिए पहला किलोमीटर के लिए 8 है बाबू, इसके बाद दूसरा किलोमीटर के लिए फिर 8, सॉरी पहला किलोमीटर के लिए 15 है, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 हो जाएगा, तीसरा किलोमीटर के लिए 8 बाबू। यहाँ पे टोटल किराया कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। समझ में आया। अब बताओ तुम ही लोग मुझे बताओ कि चौथा किलोमीटर के लिए कुल किराया कितना होगा, चौथा किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, बताओ बाबू। चौथा किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तुम ही लोग बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। सभी लोग कमेंट करो कितना होगा, सभी लोग कमेंट करो कितना होगा, सभी लोग कमेंट करो कितना होगा। बाबू आपको 4 किलोमीटर के लिए किराया निकालना कितना होगा, बताओ कितना होगा। आप सर देखिए 4 किलोमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1। बाबू देखिए पहला किलोमीटर किराया कितना, 15 रुपया। ये किलोमीटर किराया कितना, अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब पहला को छोड़कर जो भी अतिरिक्त किलोमीटर होगा बाबू उसका किराया 8 रुपया। तो इसका 8, इसका भी 8 और इसका भी 8, टोटल कितना हो गया, बताओ कितना हो गया टोटल। तो 8 × 24 + 15 39 रुपया हो गया। तो 4 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आया समझ में, 15 + 8 + 8 + 8 बराबर कितना, 39 रुपया, 39 रुपया। अब आया समझ में, जल्दी से बताओ, अब समझ में आया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 63 नहीं होगा रे नीनू, 39 होगा। तुम कैसे 63 जोड़ दिया। अच्छा 5 किलोमीटर के लिए किराया अगर पूछा जाए बाबू तुमको, अगर 5 किलोमीटर के लिए किराया पूछा जाए तो कितना रुपया होगा, बताओ। तो 5 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 5 किलोमीटर के लिए कितना होगा, बताओ कितना होगा 5 किलोमीटर के लिए। तो कहेंगे सर 5 किलोमीटर है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस प्रकार लिखेंगे। पहला किलोमीटर का किराया कितना है, देखो यहाँ पे प्रथम किलोमीटर का किराया बाबू 15 रुपया है, तो प्रथम किलोमीटर का किराया हो गया 15। अब बाद बाकी जो भी यहाँ पे किलोमीटर है बाबू सबका किराया कितना होगा, 8 रुपया होगा। कितना होगा, 8 रुपया होगा बाबू, ठीक ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया बाबू। इसको छोड़ के बाद बाकी जो भी यहाँ पे किलोमीटर है बाबू उसका किराया कितना होगा, 8 रुपया होगा। टोटल जोड़ देंगे कितना होगा, 47 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 47 रुपया हो जाएगा। यहां पे 8 नहीं है लिखा हुआ, देखो तो 8 लिखा हुआ है रे। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, इसलिए 8 यहां पे हो जाएगा। बाद बाकी जितना यहाँ पे किलोमीटर है बाबू सबका 8 हो जाएगा किराया। पहला का 15, बाद बाकी जो भी यहाँ पे आएगा उसका 8 रुपया किराया हो जाएगा। यहाँ पे 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आया समझ में, बताओ आ गया समझ में, है बाबू आ गया समझ में। यहाँ पे आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे A2 - A1 बाबू, यहाँ पे सार्वंतर निकाल रहे, अगला पद में से पिछला को घटाते हैं। A2 - A1, तो बाबू A2 - A1 कितना होगा, अब सर 23 में से 15 को घटा लेंगे, 23 में से 15 को घटाएंगे तो 8 आएगा बाबू। उसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे बाबू, कल बताए थे आपको। देखिए जैसे कोई भी बाबू अगर सूची है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे देख रहा है A2, A3, A4, A5 इस प्रकार है बाबू। यहाँ पे 2 लगातार पदों का अंतर हम लोग निकालते थे बाबू। अंतर अगर समान आता था तो हम लोग क्या कहते थे, ये जो आपका श्रेणी है बाबू ये क्या था, AP सीरीज में था। इस प्रकार हम लोग कहते थे ना, जब 2 लगातार पदों का अंतर समान होता था, जैसे ये दोनों का अंतर x है, ये दोनों का अंतर x है, ये दोनों का अंतर x है, ये दोनों का अंतर x है बाबू। यहाँ पे अंतर समान है तो इस श्रेणी को क्या कहेंगे हम लोग, AP सीरीज कहेंगे बाबू, मतलब समांतर श्रेणी कहेंगे। समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इस दोनों का अंतर, तो बाबू 8 आएगा। फिर इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 31 में से 23 को घटा देंगे तो 8 आएगा बाबू। फिर इस दोनों का अंतर निकालेंगे, A4 - A3 निकालेंगे, यहाँ पे 39 - 31 करेंगे बाबू तो 8 आएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बाबू, 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ 2 क्रमागत पदों का अंतर
पदों का अंतर क्या है बाबू? समान है। अंतर समान है, अंतर समान है, इसीलिए इसीलिए यह सूची समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में होगा। जब बाबू अंतर समान होगा तो क्रमागत पद का, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग यह जो सूची होगा वह किस में होगा? समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंतर क्या है बाबू? समान है। दो लगातार पदों का अंतर क्या है? देखिए ये दोनों पद लगातार है, ये दोनों पद लगातार है, ये दोनों पद लगातार है बाबू, तो इसका अंतर समान है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे जो सूची है बाबू, ये जो आपका सूची है ये क्या है? आपका समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। ये जो आपका सूची है, ये संख्या का जो सूची निकला है हम लोग का, ये क्या होगा? यहाँ पे समांतर श्रेणी में होगा। तो एक बार आप लोग बताना बाबू कि आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया। एक बार आप लोग यस टाइप लिखिएगा, जरूर आप लोग यस करके लिख लीजिएगा ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से बताइए बाबू, आप सभी को आया समझ में? चलो नहीं आया समझ में तो ध्यान से समझने का प्रयास करो। अच्छा बताओ, या कहां तक तुमको समझ में नहीं आया? यहां तक तो आ गया होगा समझ में बाबू, यहां तक तो आ गया होगा। यहां पे हमने क्या किया? दो लगातार पदों का बाबू अंतर निकाला, तो a2 माइनस a3 कर दिया। यहाँ पे a2 माइनस a3, तो बाबू यहां से 8 आया। उसी प्रकार इसमें से इसको घटाए हैं तो बाबू यहां पर भी 8 आया, इसमें से इसको घटाए यहां पर भी 8 आया। कल हम आपको क्या बताए थे? जब बाबू दो लगातार, जैसे यहां पे देखो 5 है, 8 है, 11 है, इसके बाद 14 है, 17 है बाबू, इस प्रकार से आपका संख्या का सूची है बाबू, संख्या का सूची इस प्रकार से है। तो यहां पे दो लगातार पदों का अंतर कितना है? 3 है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है बाबू। तो ये दो, यहां पे दो लगातार पदों का अंतर बाबू क्या है? आपका समान है। क्या है? समान है। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? ये जो आपका सूची है बाबू, यह सूची किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा। किसमें होगा? समांतर श्रेणी में। यहां पे हम लोग देखिए, दो लगातार पदों का अंतर निकाले तो 8 आया। ये दो लगातार पदों का अंतर निकाले तो 8 आया। ये दो लगातार पदों का अंतर निकाले तो बाबू 8 आया। इसका मतलब यहां पे बाबू संख्या का ये जो सूची है 15, 23, 31, 39 इस प्रकार और आगे आएगा बाबू। 5 किलोमीटर के लिए निकालिएगा, फिर 6 किलोमीटर के लिए, 7 किलोमीटर के लिए, आगे और भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। n किलोमीटर के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे इस प्रकार हम लोग का जो सूची बन रहा है, इस सूची को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका 8 है, मतलब समान अंतर है। तो बाबू जब अंतर समान होगा, यह सूची हमारा किस में होगा? समांतर श्रेणी में होगा। बताओ बाबू किस में होगा? समांतर श्रेणी में होगा। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ, अब आया समझ में? ऊपर वाला समझ में नहीं आया? ये देखो बाबू, तुमको हम बोलेंगे, समझना, पहला किलोमीटर के लिए किराया है। देखो पहला किलोमीटर के लिए किराया है बाबू 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया किराया है। अब देखो, अब इसके अतिरिक्त जितना भी किलोमीटर होगा उसका किराया 8 रुपया अलग से लगेगा। देखो अब 2 किलोमीटर के लिए किराया अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? देखो 2 किलोमीटर है तो इसमें पहला किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 15 लगेगा। और इसमें बाबू पहला और एक और अतिरिक्त हो गया, मतलब 2 किलोमीटर कहने का मतलब 1 + 1, तो ये आपका पहला किलोमीटर हो गया, इसका किराया 15 रुपया लगेगा। और ये जो अतिरिक्त किलोमीटर हो गया बाबू, इसका किराया 8 रुपया लगेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा? तो आपके सर 15 8 23 रुपया हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर 3 किलोमीटर का किराया निकालेंगे आप, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? यहाँ पे आप 1 + 1 लिखेंगे। तो बाबू यहाँ पे देखिए कि पहला किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपया है, यहाँ पे 15 लिखिए। और दूसरा और तीसरा किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? तो दूसरा के लिए 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा और इसके लिए बाबू 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पे टोटल आपका कितना हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा के लिए निकालेंगे तो चौथा के लिए क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1, इस पहला के लिए 15 रुपया लगेगा, इस पहला के लिए 15 रुपया लगेगा। और अतिरिक्त किलोमीटर जो यहाँ पे 3 गो है बाबू, इसके लिए 8 रुपया बाबू आपको लगेगा, 8 रुपया लगेगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितना लग जाएगा आपके साथ? टोटल आप लोग का यहाँ पे 39 रुपया लग जाएगा। उसी प्रकार 5 किलोमीटर के लिए निकालेंगे बाबू, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना होगा? पहला के लिए 15 लगेगा, अब बाद बाकी 4 किलोमीटर जो शेष बचा है बाबू, इसके लिए 8 रुपया के हिसाब से लगेगा, मतलब यहाँ पे 47 रुपया टोटल लग जाएगा। उसी प्रकार 6 किलोमीटर के लिए निकालेंगे बाबू, तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, अब बाद बाकी जो एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर बचा बाबू, उसके लिए 8 रुपया के हिसाब से किराया लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आपका 55 हो जाएगा। आगे इस प्रकार और भी आप निकाल सकते हैं। अब आया समझ में? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा समझ में बाबू, ठीक ना। चलिए बिल्कुल आ गया होगा, अब तो बिल्कुल बाबू आपको आ गया होगा समझ में। बताओ बाबू, अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बाबू, तो यहाँ पे जो सूची होगा बाबू संख्या का, ये आपका क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। क्यों? क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर क्या है? यहाँ पे दो लगातार कहिए चाहे क्रमागत कहिए बाबू, पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह सूची क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा।
ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सवाल को दिखा जाए। यहाँ पे बाबू सवाल को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सवाल को समझिएगा ध्यान से। ये सवाल को कराने से पहले एक और यहाँ पे एक सवाल है बाबू, इसको हम करवाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आइए, इस तीसरा सवाल को हम करवाते हैं, इसके बाद दूसरा सवाल को आपको करवाएंगे, ठीक ना। इसको करते बाबू पहले, यहाँ पे आइए। देखिए कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। और बाबू बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, ठीक ना। तो कहता है यहाँ पे इसको बाबू सवाल को बनाना है और देखना है कि यह जो यहाँ पे जो सूची आएगा संख्या का, यह संख्या का सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बाबू सवाल को देख के ही आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो सूची बनेगा संख्या का, वो आपका समांतर श्रेणी में ही होगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए प्रथम किलोमीटर मतलब प्रथम मीटर के लिए यहाँ पे बाबू देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है बाबू, यहाँ पे क्या देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए बाबू, देखिए प्रथम किलोमीटर के, यहाँ दिया नहीं सीधे हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। देखिए सवाल में क्या दिया गया है, कहता है प्रथम किलोमीटर के लिए बाबू खुदाई का जो लागत है, प्रथम मीटर, किलो नहीं बाबू, यहाँ पे प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो आपका कितना है, 150 रुपया है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप प्रथम मीटर खुदाई का लागत कहने का मतलब बाबू खर्च जो है कितना रुपया है, खर्च बाबू प्रथम मीटर का खुदाई का खर्च को हम लोग A1 मान लेंगे। बाबू ये कितना रुपया है, तो आप 150 रुपया, कितना है 150 रुपया, यहाँ पे 150 रुपया लिखेंगे बाबू, कितना लिखेंगे 150 रुपया लिखेंगे। अब हम आपसे बोलेंगे कि 2 मीटर का खुदाई आपको करना है बाबू, 2 मीटर का खुदाई का खर्च कितना होगा, यहाँ पे आप A2 लिखेंगे। 2 मीटर का खुदाई का खर्च कितना होगा बाबू, देखो 2 मीटर कहने का मतलब, देखो ध्यान से, 2 मीटर कहने का मतलब 1 + 1। देखिए पहला मीटर का खुदाई का खर्च कितना है बाबू, पहला मीटर का खुदाई का खर्च कितना है, तो 150 रुपया है, पहला का 150 रुपया है। और इसके बाद कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है बाबू। अब देखिए अब 1 मीटर बढ़ रहा है बाबू, मतलब 2 मीटर टोटल खुदाई हो गया, तो पहला का तो 150 रुपया लगेगा, लेकिन इसके बाद जितना खुदाई होगा उसका बाबू 50 रुपया के हिसाब से लगेगा, ठीक ना। तो इसका लग जाएगा 50 रुपया, मतलब टोटल कितना लगेगा, 200 रुपया लगेगा। मतलब 2 मीटर का खुदाई करेगा तो टोटल कितना रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा। 2 मीटर का खुदाई का टोटल खर्च कितना होगा, आप कहेंगे सर 200 रुपया होगा, कितना होगा बाबू, 200 रुपया होगा। यहाँ पे कितना होगा, 200 रुपया होगा, 200 रुपया। 50 रुपया के हिसाब से क्या होता है बाबू, बढ़ता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है बाबू। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे आप बाबू 3 किलोमीटर की खुदाई, सॉरी 3 मीटर की खुदाई करेंगे आप, तो बाबू 3 मीटर कहने का मतलब 1 + 1 + 1 ऐसे समझिए। तो पहला का खुदाई का खर्च कितना है, 150 रुपया है। अब दूसरा मीटर की खुदाई करेगा तो बाबू कितना रुपया बढ़ जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। तीसरा मीटर की खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा। तो बाबू यहाँ पे टोटल कितना होगा, 3 मीटर का टोटल, तो टोटल 3 मीटर का खर्च हो जाएगा कितना, 250 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 250 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 मीटर खुदाई का खर्च बाबू कितना होगा, यहाँ पे A3 लिख देंगे, कितना रुपया, 250 रुपया हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि 4 मीटर खुदाई का कुल खर्च कितना होगा, बताओ बाबू 4 मीटर खुदाई का कुल खर्च कितना होगा, बताओ आप लोग कितना होगा कुल खर्च, जल्दी से आप लोग कमेंट करना, जल्दी से आप लोग कमेंट करना कि कुल खर्च कितना होगा। बताओ बाबू कुल खर्च कितना होगा, 4 मीटर की खुदाई का कुल खर्च कितना होगा, बताओ आप लोग जल्दी से बताओ बाबू कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, कितना होगा। कितना होगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, 300 रुपया। देखिए बाबू पहला मीटर की खुदाई का खर्च कितना है, 150 है, और बाद बाकी जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा बाबू मीटर है उसका 50 रुपया के हिसाब से लगेगा बाबू, ठीक ना। तो 50 रुपया के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 मीटर खुदाई का खर्च हो जाएगा 150 पहला मीटर का है, बाद बाकी जितना मीटर खोदेगा बाबू उसका 50 रुपया के हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे देखिए टोटल अगर 5 मीटर खोदेगा तो 5 मीटर खोदेगा बाबू, तो पहला मीटर पे बाबू कितना रुपया लगेगा, 150 रुपया लगेगा। इसके बाद जितना अतिरिक्त मीटर होगा खुदाई बाबू उसका कितना लगेगा, 50 रुपया के हिसाब से बाबू लगेगा, ठीक ना। तो पहला मीटर पे 150 और बाद बाकी जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा उसका बाबू कितना रुपया खर्चा, 50 रुपया के हिसाब से खर्चा लगेगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 50 50 50 50 200 और यहाँ पे 150, तो 350 रुपया लगेगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे 4 मीटर खुदाई का लागत निकालेंगे हम लोग, खर्च निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो
आप कहेंगे सर 4 मीटर है बाबू यहाँ पे खुदाई, तो 4 मीटर की खुदाई का लागत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि बाबू देखो 4 मीटर है, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 इस प्रकार लिखेंगे। पहला मीटर खुदाई का खर्च 150 रुपया है। अब जितना भी अतिरिक्त बाबू इसके बाद कहता है ना, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। बाबू पहला मीटर पे कितना ही लगेगा, बाद बाकी जितना खुदाई होगा उसके 1 मीटर के हिसाब से बाबू आपका लगेगा 50 रुपया, ठीक ना, 50 रुपया लगेगा। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 300 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग सोचेंगे, ठीक ना, इसी प्रकार हम लोग सोचेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया बाबू? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे अगर समझ में आ गया होगा। तो बाबू यहाँ पे आप निकालेंगे क्या? आप निकालेंगे A2 - A1 निकालेंगे। तो बाबू यहाँ पे A2 में से A1 को घटाएंगे, कितना होगा? 200 माइनस का 150, मतलब बाबू आपका यहाँ पे 50 आएगा। उसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे, तो बाबू यहाँ पे कितना होगा? 250 में से आप 200 को घटाइएगा, 50 आएगा बाबू। फिर आप बाबू A4 में से A3 को घटाइएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 300 माइनस का 250 बाबू आपका यहाँ पर भी 50 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? दो कर्मागत पदों का अंतर क्या देख रहे हैं बाबू? दो कर्मागत पदों का अंतर क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं बाबू समान है, मतलब यह जो संख्या का सूची है ये आपका क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे लिख देंगे, यहां दो कर्मागत पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह सूची समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है बाबू। ये क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा, आगे समझ में? चलो बहुत अच्छा। आप जितना आपको करने का मन है बाबू, यहाँ पे जितना आपको लिखने का मन है उतना आप लिख सकते हैं, ठीक ना। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप लिख सकते हैं। 5 मीटर का खुदाई का खर्च आप निकाल सकते हैं। फिर 6 मीटर का मन करता है तो 6 मीटर का निकाल लीजिए। उतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 ही मीटर तक का निकालिए। और इसके बाद बाबू 2 लगातार पदों का अंतर घटा के देख लीजिए क्या कितना आ रहा है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समान आ रहा है बाबू, तो यहाँ पे जो संख्या का सूची है ये सूची आपका किस में हो जाएगा? समांतर श्रेणी में हो जाएगा। समझ में आया? बताओ फिर से, चलो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए, पहले देखो यहाँ पे सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को देखो, सवाल को बार बार पढ़ो। सवाल क्या कहता है? कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बाबू आपका दिया गया है यहाँ पे 150 रुपया। सॉरी प्रथम, यहाँ पे कहता है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना दिया गया है? 150 रुपया दिया गया है। और कहता है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। देखिए बाबू, अगर आप 1 मीटर खुदाइएगा कुआं बाबू, तो आपको लगेगा 150 रुपया, 150 रुपया लगेगा। अगर आप 2 मीटर कुआं खुदाइएगा तो 150 रुपया लगबे करेगा। और 2 मीटर हो गया तो प्रथम मीटर पर बाबू 150 रुपया। और जितना आप एक्स्ट्रा मीटर खुदवाइएगा आप कुआं को, उतना आपको 50 रुपया के हिसाब से बाबू क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। तो बाबू 2 मीटर खुदाइएगा तो इसमें 50 जुड़ जाएगा, मतलब आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 3 मीटर का कुआं को खुदाइएगा बाबू, तो पहला मीटर पे 150 रुपया लगेगा। इसके बाद जितना अतिरिक्त मीटर खोदेगा बाबू उसका 50 रुपया के हिसाब से लगेगा। तो कितना अतिरिक्त? पहला पे 150, अब 2 मीटर अतिरिक्त खोदा है तो 50 + 50, मतलब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे कितना? 150, 250 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम लोग बाबू यहाँ पे 4 मीटर खुदाई करेंगे, कुआं का खुदवाएंगे कुआं को 4 मीटर, तो कितना खर्च आएगा? तो पहला मीटर पे 150 रुपया आएगा। और अतिरिक्त आप जितना भी मीटर खोदेगा बाबू तो 50 रुपया लेगा बाबू। अब अतिरिक्त कितना खोदेगा? 3 और खोदेगा, तो पहला पे फिर अगला पे 50 लगेगा, फिर अगला पे 50, फिर अगला पे 50, मतलब टोटल यहाँ पे 4 मीटर का कुल खर्च हो जाएगा कितना? तो आप सर 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। मतलब प्रथम मीटर खुदाई का खर्चा 150 रुपया है। अब बाद बाकी जितना अतिरिक्त खोदेगा बाबू उतना 50 रुपया के हिसाब से लेगा। मतलब अतिरिक्त यहाँ पे 3 मीटर और खोदेगा बाबू, तब जाके 4 मीटर पूरेगा पहला। और इसके बाद फिर यहाँ पे 3, टोटल यहाँ पे 3 मीटर हो गया। और ये बाबू 1 मीटर, तो 4 मीटर, तो 4 मीटर टोटल खोदेगा कुआं को, तो आपको टोटल खर्चा 300 रुपया आएगा। कितना आएगा? 300 रुपया। अब आया समझ में? बताओ बाबू, अब आया समझ में? इसी प्रकार आपका सवाल कर रहा है, इसी प्रकार आपका सवाल कर रहा है बाबू। तो यहाँ पे आपका ये संख्या सूची होगा। चलिए चलो अब इस सवाल को देखा जाए बाबू। इस सवाल को हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पे सवाल क्या कहता है? देखो बाबू,
यहां पे सवाल कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। यहां पे एक बेलन है बाबू, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कुछ वहां बेलन में हवा उपस्थित है, ठीक ना। जैसे यहां पे एक बेलन है, ये आपका बेलन है बाबू, इसमें कुछ हवा क्या है, उपस्थित है, मौजूद है बाबू। तो मान लेते हैं बाबू, देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा बाबू। देखो यहां पे बाबू, देखो बेलन माना कि यहां पे मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ध्यान से समझना बाबू, हवा की मात्रा को हम बाबू मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, पहले समझो चीज को। देखो अगर मान के हम चलते हैं बाबू, यहां पे अगर हम मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 100 है, ध्यान से समझना। अगर बाबू कहता है जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार कहने का मतलब हर बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बाबू ध्यान से, अभी आपका बेलन में हवा कितना है, आप कहेंगे सर 100 है। अब एक बार हम लोग पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बाबू यहां पे देखो, अगर यहां पे हम आपसे बोले कि बेलन में उपस्थित अभी हवा की मात्रा जो है वह 100 है, ठीक है। पहला बार बाबू अगर हम लोग पंप मारेंगे, हवा निकालने वाला पंप चलाएंगे बाबू पहला बार, तो कितना हवा निकलेगा बताओ, तो कितना निकलेगा, इसका कितना भाग निकलेगा बाबू बाहर, बताओ तो इसका कितना भाग निकलेगा। तो आप सर इसका 1/4 भाग निकलेगा, इसका 1/4 भाग निकलेगा बाबू, इसका 1/4 भाग निकल जाएगा। इसका मतलब कितना निकलेगा, आप सर 25 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 25 निकल जाएगा। तो बाबू शेष बचेगा कितना, बताओ तो शेष बचेगा कितना, इतना बाहर निकल गया, इतना पहले था, तो शेष बचेगा कितना। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि शेष कितना बचेगा, बताओ तो शेष हमें निकाल के आप लोग, शेष हमें निकाल के बताओ कितना बचेगा, जल्दी से बाबू शेष आप लोग निकाल के बताओ कितना बचेगा। जल्दी से बताओ बाबू। 75, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे ही बाबू यहां पे दिमाग लगाना है आपको। यहां पे देखो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बाबू कितना था, 100 था, और इसका 1/4। पहली बार अगर बाबू हम लोग यहां पे पंप का यूज करेंगे तो इसका 1/4 बाहर निकलेगा हवा, तो बाबू कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। तो शेष कितना बचेगा, 100 में से 25 घटा देंगे बाबू, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 75 बचेगा। बाबू इसको डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ऐसे करेंगे, यहां पे 100 लिखेंगे बाबू, कितना था पहले 100 था, 100 में से माइनस करेंगे बाबू कितना, 100 का 1/4 भाग, 1/4 भाग माइनस करेंगे आप, तो यहां पे काटेंगे बाबू, 25 बार में कटेगा, तो यहां पे 100 - 25, यहां से कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब बाबू अगर आपसे बोले दूसरी बार अगर हम लोग पंप मारेंगे, दूसरी बार यहां पे हम लोग पंप चलाएंगे बाबू, तो दूसरी बार में कितना शेष हवा बच जाएगा। अभी कितना बचा हुआ है, 75 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 75 बचा हुआ है बाबू। तो 75 में कितना घटेगा, 75 का 1/4 भाग बाबू घट जाएगा, ठीक ना। इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा बाबू, शेष इतना बचा हुआ है, इसका अब 1/4 बाहर निकलेगा, तो मतलब 75 में से इसका 1/4 घटा देंगे हम लोग बाबू, तो यहाँ पे जितना आएगा वो आपका देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे काटेंगे बाबू, 4 से काटेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 1 का 4, यहाँ पे 3 4 8 32, एक इसके बाद 4 7 8 4 5 20, मतलब यहाँ पे घटेगा बाबू, इसमें से 18.75 घट जाएगा। मतलब घटाइए बाबू, यहाँ पे 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 घटेगा 57, 56.25, 56.25 बचेगा क्या, एक बार आप लोग बताना, 56.25, बिल्कुल बाबू 56 यहाँ पे 25 बच जाएगा। समझ में आया, 50 नहीं 56.25, 75 में से 25 घटा रहे हैं आप लोग, ऐसे थोड़ी होगा काम, ऐसे काम थोड़ी होगा रे बाबू। देखो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे बात को, फिर से समझिए बात को बाबू। देखिए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है बाबू, 100 है, ठीक है 100 है। अब समझिए ध्यान से, अगर पहली बार बाबू हवा हम लोग निकालेंगे, पहली बार बेलन में से हवा निकालेंगे, तो बाबू बेलन में शेष उपस्थित हवा कितना रहेगा, मतलब बेलन में अब शेष हवा की मात्रा कितना रहेगा। तो बाबू पहली बार अगर हम लोग हवा निकालेंगे तो इसका 1/4 भाग हवा निकल जाएगा बाबू, मतलब कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा, इसका 25 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब दूसरी बार बाबू हवा निकालेंगे, यहाँ पे शेष कितना बचा, इतना ही ना बचा हुआ है, इसका ना बाबू 1/4 बाहर निकलेगा, इसका ना 1/4 बाहर निकलेगा, 1/4 कहने का मतलब 18.25 बाहर निकलेगा। तो अब शेष कितना बचेगा, इसमें से घटा दो इसको, तो
दशमलव कितना बचेगा, 7.5 बच जाएगा बाबू, इतना बचेगा। अब बाबू तीसरा बार हवा निकालेंगे तो इसका हम लोग का कितना, इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा बाबू। अब देख लीजिए कितना निकलेगा, जितना आएगा उसको इसमें से घटा देंगे बाबू, तो शेष बेलन में उपस्थित हवा आ जाएगा। अब आया समझ में? अपना मन से माने हैं बाबू, यहाँ पे अपना मन से माने, सब कहां से लाए, अपना मन से माने हैं। बताओ एक बार समझ में आया तो बोलो यस, समझ में आया तो एक बार यस लिखो बाबू, जल्दी से लिखो अगर समझ में आ गया तो, जल्दी बताओ। सवाल थोड़ा हार्ड है, चिंता नहीं करना बाबू, ठीक ना, सवाल थोड़ा हार्ड है, चिंता नहीं करना है, और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बाबू, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। आराम से आप पेशेंस के साथ ही सवाल को करिएगा ना, तो बिल्कुल बाबू आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बाबू यहाँ पे आइए, अब यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए, बेलन में माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने x बाबू माना, ठीक ना। यहाँ पे इसको बाबू आप क्या कर दिए, A1 मान लीजिए, इसको A1, ठीक ना, x माना। अब बाबू पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा इसको बाबू हम लोग A2 मानेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अभी बेलन में कितना हवा उपस्थित है बाबू, x है। अब पहली बार हवा निकालेंगे बाबू, तो निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बचेगा। अब देखो अभी कितना है, x है, अभी x है बाबू, तो x का 1/4 भाग निकल जाएगा, इतना निकलेगा। अभी कितना है, x है बाबू, इसका इतना भाग निकलेगा, कहने का मतलब x/4 भाग निकल जाएगा, इतना निकलेगा बाबू। तो बचेगा कितना, शेष का मतलब बचेगा कितना, तो बचेगा बाबू इसमें से हम लोग x/4 को घटा लेंगे, मतलब 3x/4 बचेगा, इतना बचेगा बाबू। यही यहाँ पे हम लोग का लिखाएगा, ठीक ना, मतलब 3x/4, या आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस x का 1/4 भाग निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 3x/4, इतना बचेगा। अब आया समझ में? बताओ यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा सभी को, यहाँ पे तो सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है बाबू, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। पहले x था और x का 1/4 भाग निकल गया बाबू, तो कितना बचा, तो x में से इतना को घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा। बताओ बाबू आया समझ में? पहले तुम्हारे पास मान लेते बेलन में हवा तुम्हारे पास 24 है, और इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो कितना निकला, तो 6 निकला, मतलब शेष कितना बचा, तो 24 में से कितना घटाओगे, 6 घटाओगे, मतलब 18 बचा। इसी प्रकार तो हम काम किए बाबू, ठीक है, यही तो काम हम यहाँ किए हैं। यहाँ पे पहले x था और x का 1/4 बाहर निकल गया हवा, तो कितना बचा, यहाँ पे इतना निकला, तो बचा कितना, तो बाबू x में से x/4 को घटाएंगे हम लोग, तो 3x/4 बचेगा ना। बचेगा ना बाबू। यहाँ पे आप घटाएंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा, 1 चौके 4, यहाँ पे 4x होगा, माइनस 4 1 का 4, तो यहाँ पे x होगा आपका, यहाँ पे 3x/4 होगा, इतना ना बचेगा। बताओ इतना ना बचेगा बाबू। चलो बाबू समझ में आया, तो यहाँ पे आपका इतना बचेगा। अब दूसरी बार बाबू, अब देखो ध्यान से, दूसरी बार हम लोग बाबू यहाँ पे दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा कितना होगा, इसको आप A3 मानिएगा बाबू। कितना होगा, अभी हवा कितना है, अब बताओ अभी हवा कितना है, बाबू इतना बचा हुआ हवा है, इसका 1/4 भाग निकल गया, मतलब कितना निकला, तो बाबू ऊपर हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा 16, मतलब इतना निकल गया। शेष कितना बचा हुआ था पहले बाबू, इतना, मतलब इसमें से इतना निकल गया, तो बचा कितना, तो आप सर बचा कितना, तो बाबू इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 चक्के 16, तो 4 या 12x हो जाएगा, और 16 का 16 यहाँ पे हो जाएगा 3x, मतलब हम लोग का यहाँ पे 9x बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया बाबू तो एक बार आप लोग बताएंगे कि यस सर यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक हम सभी को समझ में आ गया। बताओ बाबू, बताओ बाबू समझ में आया, बताओ जल्दी से, आया समझ में?
चलो आएगा आएगा आएगा, फिर से दोबारा समझाएंगे बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू आपका दूसरी बार जब हवा निकालेंगे तो कितना आपका हवा बचेगा बेलन में, तो आप कहेंगे सर अब हवा बचेगा, पहले बाबू इतना था, पहली बार निकाले थे तो इतना बचा हुआ था, तो इसका बाबू कितना भाग निकलेगा, इसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो बाबू इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से आपका कितना आएगा बाबू, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपका देखिए, यहां से आपका 3x/4 और माइनस का बाबू यहां से 3x/16, ठीक है बाबू। चलिए यहां पे आपका कितना हो जाएगा बाबू, एलसीएम आपका 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 12x हो जाएगा, माइनस 16 का 16 यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो 9x बटा यहाँ पे 16। इतना बाबू दूसरी बार जब आप हवा निकालिएगा तो बेलन में शेष हवा की मात्रा जो होगा वो 9x/16 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर तीसरी बार, अगर हम लोग तीसरी बार बाबू यहाँ पे तीसरी बार, अगर हम लोग तीसरी बार निकालेंगे बाबू बेलन में से तीसरी बार हवा निकालेंगे, तो अब शेष हवा बेलन में कितना बचेगा, अब कितना बचेगा बताओ, अब कितना बचेगा। अगर हम तीसरी बार बाबू तीसरी बार अगर हवा निकालेंगे बाबू, तो हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा कितना बचेगा, इसको आप A4 मान लीजिएगा बाबू, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर अभी कितना बचा हुआ है, आप कहेंगे सर इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, बाबू इसको लिख लीजिए, इतना बचा हुआ है और इसका कितना निकलेगा, 1/4 भाग निकल जाएगा, 1/4 भाग निकलेगा बाबू, तो बचेगा कितना, तो इसमें से इसका 1/4 भाग निकाल लेंगे बाबू, इसको घटा देंगे तो उतना बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बाबू, सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9x/16 यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे आपका 9x बटा कितना 64 बाबू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना होगा बताओ, 64 हो जाएगा। यहाँ पे आपका A4 बराबर, यहाँ पे बाबू यहाँ पे ही सॉल्व कर दें, यहाँ पे ही सॉल्व कर दें हम, चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर सॉल्व कर दें, चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते बाबू, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपका 64 एलसीएम हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 16 चक्के 64, यहाँ पे हो जाएगा 36x, इसके बाद यहाँ पे बाबू 16 64 का 64, यहाँ पे आपका 9x होगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का बचेगा 27x/64, 27x बटा कितना 64 बाबू, इतना 27x/64, 25 नहीं बाबू 27, सॉरी ठीक है ना, हाँ ठीक है बाबू 27 ना, यहाँ पे देखो 16 चौके 64 तो 9 चौके 36 और 64 का 64 तो 9 का 9 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 9x हो जाएगा। तो 36x में से 9x को घटाएंगे तो यहाँ पे 27x आएगा बाबू, 27x आएगा, बटा में कितना है 64, ठीक ना, यहाँ पे इतना हो जाएगा, मतलब 27x/64 हो जाएगा। आया समझ में, कहाँ पे एलसीएम गलत है रे बाबू, तो हम ही को पढ़ाने लगता है एलसीएम गलत है, कहाँ पे एलसीएम थोड़ा गलत हो जा रहा है। 16 64 का एलसीएम कितना होगा, 64 नहीं होगा, 4 16 का एलसीएम 16 नहीं होगा, बताओ, तुम हम ही को पढ़ाने लगता है एलसीएम गलत है। चलो 8 तो है बाबू, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक ना, ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, सिर्फ सिलेबस में दिया गया बाबू, ठीक ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अगर सिलेबस में नहीं रहता तो ये आपको बता भी नहीं करते हम, खाली सिलेबस में आपको दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं है, ठीक ना, इसलिए हम आपको बता देते हैं, सिलेबस में है तो बता देते हैं, नहीं तो नहीं बताते आपको, ठीक है। आगे से बाबू जब भी आपको रिवीजन करवाएंगे तो ये सवाल थोड़ी करवाएंगे, ये सवाल पूछता ही नहीं है, ठीक है। चलो तो बाबू यहाँ पे अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे निकालेंगे A2 - A1 करेंगे बाबू। देखिए A2 का मान कितना है, यहाँ पे A2 का मान बाबू यहाँ पे है 3x/4 और A1 का मान x है, यहाँ पे बाबू 3x/4 और माइनस का बाबू यहाँ पे x, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बाबू, यहाँ पे आपका आएगा एलसीएम लेंगे बाबू, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा आपका एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x और माइनस का कितना 1 चौके 4, तो यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, यहाँ से आपका -x/4 आएगा। उसी प्रकार बाबू आप A3 - A2 निकालिएगा, तो बाबू देखिए यहाँ पे A3 का मान कितना आया था, तो आपके सर 9x/16 था, और A2 का मान कितना 3x/4 था, तो यहाँ पे रखिए बाबू 9x/16 और माइनस में 3x/4 बाबू, यहां से हम लोग का क्या आएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, यहां से आपका 9x आएगा, माइनस का 4 चौके 16, यहाँ पे आपका 12x बाबू, तो माइनस का कितना, माइनस का आपका यहाँ पे 3x/16 इतना आएगा बाबू। अब यहाँ पे आप A4 - A3 निकालिएगा बाबू, तो A4 का मान कितना है, तो A4 का मान बाबू यहाँ पे 27x/64 है, और बाबू यहाँ पे A3 का मान तो आपको पता है 27x कितना है 64 है, और A3 का मान 9x/16 है बाबू। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 64 एलसीएम हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना 27x माइनस का कितना बाबू 16 चौके 64, यहाँ पे 36x हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस में 9x बटा कितना 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि दो लगातार पदों का अंतर क्या है, समान नहीं है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ दो लगातार या क्रमागत बाबू, दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। इसीलिए यह सूची समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, श्रेणी में नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में बाबू, समझ में आ गया बाबू, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ बाबू, आ गया समझ में? तो जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से आप लोग बताना कि समझ में अगर आ गया तो एक बार जल्दी से बताना बाबू सभी लोग। चलो चलो बाबू, इस टाइप का सवाल पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक ना। इस पर एक दो बार रिवीजन, फिर आपको मन करेगा कि सर इसको बना लेंगे तो एक दो बार बाबू बना लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन पूछता नहीं है, हम आप ये बोल दिए बाबू पूछता नहीं है, हम अभी आपको समझा दिए पूछता नहीं है, ठीक ना। आपके एग्जाम में ये टाइप के सवाल नहीं पूछता है, तो हम आपको समझा दिए कि पूछेगा नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाइएगा ना, सोचिएगा ना आप, अपने माथा से दिमाग लगा, अपने माथा से जब सोचने लगेगा इस सवाल को, सवाल क्या कहता है, तो बाबू आराम से आपको सवाल बनने लगेगा। देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझो, देखो जैसे पहले बाबू बेलन में हवा की मात्रा मानते हैं 100 होगा, तो बाबू इसका देखिए पहली बार अगर हम लोग हवा निकालेंगे, बाबू, तो हवा निकालने के बाद शेष बेलन में हवा की मात्रा कितना होगा, तो बाबू पहले कितना था 100 था, 100 में से बाबू कितना निकल जाएगा, इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 75 बचेगा। उसी प्रकार बाबू जब दूसरी बार हम लोग हवा निकालेंगे तब आपका बेलन में शेष हवा की मात्रा कितना बचेगा, अभी कितना बचा हुआ है 75, फिर 75 में क्या करेंगे बाबू 75 का 1/4 भाग घटा देंगे हम लोग, तो जितना यहाँ पे आएगा, फिर तीसरी बार हवा निकालेंगे बाबू, मान लेते यहाँ पे आया, मान लेते हम लोग यहाँ पे आया 55, ठीक ना, या 56 मान लेते 56 आया, तो बाबू आप क्या करेंगे 56 में से क्या करेंगे 56 का 1/4 भाग घटाएंगे, जो आएगा मान लेते यहाँ पे 40 आया, फिर अगर चौथी बार हवा निकालेंगे बाबू, तो चौथी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा कितना बचेगा, तो इसमें से क्या करेंगे इसका 1/4 भाग घटा देंगे। बस यही काम आपको करते चलना है, आपका सवाल बन जाएगा, सवाल में कुछ नहीं है, यही काम आपको करना है। एक्स माने थे बाबू पहले हवा की मात्रा, हमको यहाँ पे एक्स माने थे बाबू, हम यहाँ पे क्या माने थे हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा को क्या माने थे एक्स माने थे बाबू, हम यहाँ पे बेलन में हवा की मात्रा को एक्स माने थे। पहली बार हवा निकालेंगे बाबू तो शेष हवा कितना बचेगा बेलन में, बाबू एक्स माइनस एक्स का 1/4 भाग बचेगा, यहाँ पे आपका 3x/4 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी बार हवा निकालेंगे बाबू, तो दूसरी बार जब हवा निकालेंगे तो बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, तो बाबू इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे इसका 1/4 भाग घटा लेंगे, यहाँ पे 9x बटा आपका 16 इतना बचेगा बाबू। अब क्या करेंगे तीसरी बार, तीसरी बार निकालेंगे बाबू कितना बचेगा बेलन में हवा, तो बाबू देखिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग इसका कितना घटाएंगे 1/4 भाग घटाएंगे, 1/4 भाग घटाएंगे तो आपका जो आएगा यहाँ पे 27x बटा कितना आएगा 64 आएगा। अगर हम लोग चौथी बार हवा निकालेंगे तो इसमें से इसका 1/4 भाग घटाएंगे, ऐसा ही काम करते हुए चलेंगे हम लोग, यही सवाल कहता है। अब आया समझ में, जल्दी से बताओ एक बार, अगर समझ में आ गया तो बताओ यस सर समझ में आ गया, यही सवाल था बाबू, ठीक है। और चलिए आप सभी को समझ में आ भी गया होगा, चलिए चलिए। और ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछता है तो बाबू चिंता नहीं करना है, आपको बनाने का मन करेगा इस टाइप के सवाल को तो बनाइएगा, लेकिन बनाने से क्या होगा बाबू, आपका जो मैथ के प्रति सोचने का जो तरीका है वो आपका क्या होगा विकसित होगा बाबू, ठीक ना, आपका माइंड विकसित होगा। इस टाइप के सवाल में अगर दिमाग लगाते हैं तो फिर मैथ का जो आपका कंसेप्ट होता है, तरीका होता है, उसको समझने में फिर आप लोग उस चीज को अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, समझने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, कोई भी सवाल को हार्ड सवाल को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप के सवाल को एक दो बार खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक ना, खुद से बनाइएगा एक बार, ठीक ना बाबू। चलिए, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है बाबू। और एक कंसेप्ट और आपको लिखा देते बाबू, एक कंसेप्ट देखिए, आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद है बाबू,
अच्छा, कितने बच्चे को चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद है? क्योंकि आप जो आपका सवाल है बाबू, आगे जो आपका सवाल है वो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है बाबू। ये जो आपका सवाल है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो आप लोग को बाबू चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद है? आप लोग को पता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? अच्छा, कितने बच्चा को पता है बाबू चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र? कितने बच्चा को पता है? जल्दी से कमेंट एक बार करेंगे। अगर आप सभी को पता है तो एक बार कमेंट करेंगे कि सर हमें पता है। नहीं पता है, ए बाबू छठा क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, आप सभी को नहीं पता है, आप लोग छठा क्लास में पढ़े होइएगा, भूल गए हैं। देखिए बाबू क्या होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन गुना, मूलधन गुना होता है बाबू 1 + 10/100 और पावर में होता है बाबू समय, पावर में क्या होता है समय और माइनस में क्या होता है मूलधन होता है। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बाबू। क्या होता है? यही होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। और मिश्रधन का अगर सूत्र बोले बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र अगर आपसे बोले क्या होगा? मिश्रधन करने का मतलब अमाउंट, अमाउंट का सूत्र क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मूलधन गुना, मूलधन गुना होता है बाबू क्या 1 + 10/100 और पावर क्या होता है बाबू इसका समय होता है, ठीक ना। यही क्या होता है आपका मिश्रधन का सूत्र होता है। तो कल बाबू आपको बताएंगे, आज आपको फार्मूला लिखा दिए हैं, कल इस सवाल को बताएंगे और कल ये एक्सरसाइज आप सभी का 5.1 एक्सरसाइज जो है कल आप सभी का समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। कल आपको ये एक्सरसाइज पढ़ा के खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे बाबू, खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए बाबू। अच्छा, इंस्टा कितना बच्चा चलाता है? इंस्टा, अच्छा इंस्टा कितना बच्चा चलाता है? अभी जाइएगा नहीं, इंस्टा कितना बच्चा चलाता है? इंस्टा, इंस्टा कितना बच्चा चलाता है? इंस्टा, इंस्टा तो कल आइएगा बाबू, कल जुड़िएगा सभी लोग इसी प्रकार। तो कल हम आपको अपना इंस्टा दे देंगे, ठीक ना। चलिए, और हमसे वहां पे आप बात कर सकते हैं, अगर कुछ भी आपको पर्सनल कुछ पूछना होगा तो वहां पे हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, कल हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलो, वहां पे अगर हमसे बात करने का आपको मन होगा तो वहां पे आप हमको बोलिएगा, तो हम अपना नंबर भी दे सकते हैं आपको, वहां पे हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में, और तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।